केशवपुर गांव का रहने वाला कमलेश बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी और 2 बेटियों की जिम्मेदारी उसी पर थी। घर का खर्चा चलाने के लिए वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती किया करता था, लेकिन खेती में उसकी आमदनी कम और लागत ज्यादा लगती थी, जिसके कारण उसका गुजारा बहुत मुश्किल। एक रोज उसकी पत्नी कविता कहती है, सुनिए जी, खेती करने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? कविता, सब्र रखो, सब ठीक होगा। और वैसे भी मुझे खेती के अलावा और कोई काम कहाँ आता है। और तुम देखना, इस बार मैं अपने खेत में गेहूं चावल की जगह फूल गोभी की खेती करूँगा। फूल गोभी की खेती? पर क्यों? अचानक अनाज छोड़कर आप सब्जी की फसल क्यों उगाना चाहते हैं? क्योंकि मंडी में फूल गोभी के भाव बढ़े हुए हैं, इसीलिए फूल गोभी की खेती करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है जी। ठीक है, फिर अब से फूल गोभी की खेती करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। कमलेश इस बार अपने खेत में फूल गोभी की खेती करने के लिए गांव के एक सेठ से पैसे उधार लेता है और बहुत मेहनत करके अपने खेत में फूल गोभी की फसल उगाता है। लेकिन फूल गोभी तैयार होने से पहले ही उसमें कीड़े लग जाते हैं और देखते ही देखते सारी फूल गोभी की फसल बर्बाद हो जाती है। अपनी बर्बाद फसल को देखकर कमलेश बहुत दुखी और निराश हो जाता है। हे भगवान, सारी फूल गोभी की फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? इसके लिए मैंने इतना कर्जा लिया था, उसे कैसे चुकाऊंगा? मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अजी शांत हो जाइए, अब होने को कौन टाल सकता है? पापा, पापा, आप दुखी मत हो। हाँ पापा, आप दुखी मत हो, घर चलो ना पापा। चंदा और मीना अपने पिता के आंसू पोंछती हैं। रात के समय कमलेश के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। इसी तरह कविता अपनी दोनों बेटियों को सुला देती है और कुछ देर में उसकी भी आंख लग जाती है। आधी रात के समय अपनी पत्नी और बेटियों को कमलेश आखिरी बार देखते हुए घर से बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में गांव की नदी पर जाकर छलांग लगाते हुए खुद को खत्म कर लेता है। सुबह जब कविता की आंख खुलती है तो कमलेश उसे अपने बिस्तर पर नहीं मिलती। जैसे ही वो घर के बाहर जाती है तो गांव में रहने वाला गुल्लू भागते हुए वहां आता है। कविता भाभी, गांव की नदी के किनारे कमलेश भैया की लाश मिली है। क्या? कविता भागते हुए गांव की नदी के पास पहुंचती है और उसके पीछे उसकी बेटियां भी आती है। कमलेश की लाश को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? अब हमारा क्या होगा? आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते जी। बाबा, बाबा उठो ना बाबा। माँ, पापा ऐसे भीगे हुए क्यों हैं? इन्हें बोलो ना, उठे बाबा। कमलेश के आत्महत्या करने के बाद तो जैसे कविता की दुनिया ही उजड़ गई थी और अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उसी पर थी। साथ ही कर्जदार भी उसे परेशान करने लगे थे। अब वो अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी और घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। समय बीतता है, धीरे धीरे कविता की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है। अपनी माँ की मदद करने के लिए वो अपनी माँ के साथ सेठ के घर पर काम करने लगती है। एक रोज घर की सफाई करते हुए चंदा टीवी देखने लगती है तो सेठानी उसे आकर टोकती है। अरे क्यों री, यहाँ काम करने आई है या टीवी को निहारने? क्यों मेरा फालतू का बिजली का बिल फूक रही है? माफ करना सेठानी जी, टीवी चल रहा था तो बस नजर चली गई। और तू बैठ गई अपना मनोरंजन करने। कविता, अरे ओ कविता। सेठानी के बुलाने पर कविता रसोई से जल्दी ही बाहर आती है तो सेठानी दोनों माँ बेटी को सुनाती है। दोनों सर झुकाए सेठानी की सारी खरी खोटी सुनते हैं पर पलटकर जवाब नहीं देते। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो चंदा दरवाजा खोलती है और बाहर सामान लिए सेठानी का बेटा खड़ा था जो शहर से वापस आया था और चंदा को देखते ही उसकी नजर चंदा पर टिक जाती है। जी, आप कौन? किससे मिला है आपको? अरे नास बेटी, ये तेरी छोटी सीट है, चल परे हट। मेरे लाल, कैसा है तू? कितने दिनों बाद शहर से लौटा है?
माँ मैं ठीक हूँ, बड़ी प्यास लगी है, पहले पानी पिला दो। हाय हाय निकम्मी, खड़ी क्यों है? जा ठंडा पानी ला। जी सेठानी जी, अभी लाई। चंदा रसोई की ओर जा रही थी, पर तभी पंकज की नजर चंदा को ही घूरती है। शाम को कविता और चंदा अपने घर में लौटते हैं, जहाँ मीना खाना बना रही थी और चूल्हे से उसका हाथ जल जाता है। हे भगवान, जला लिया ना तूने अपना हाथ, चल डॉक्टर के पास। माँ मैं ठीक हूँ, खाना बनाते हुए थोड़ा बहुत तो होता है ये सब, आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाकर क्यों बेकार का खर्चा करना। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी हो गई है, एक पैसा खर्च करने से पहले भी सोचना पड़ता है। तू ठंडे पानी से हाथ धो ले, जा खाना मैं बना लेती हूँ। नहीं माँ, आप और दीदी तो अभी थक कर आए हो, फिर चूल्हे चौकी में लग जाओगे, रहने दो, मैं कर लेती हूँ, बस रोटी ही तो पकानी है। कुछ ही दिन में तीनों माँ बेटी मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन कविता अपनी बेटी के साथ सेठानी के घर काम पर पहुँच जाती है। चंदा अपने कामों में लगी होती है, वहीं सेठानी का बेटा पंकज उसके आसपास ही बैठा रहता है और उसे घंटों घूरकर देखता है। चंदा को उसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो अगले दिन तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर काम पर नहीं जाती। पंकज को सुबह की चाय देने के लिए चंदा की जगह जब कविता आती है तो पंकज कहता है, अरे तुम चाय लेकर क्यों आई हो? तुम्हारी बेटी, मेरा मतलब चंदा कहाँ है? छोटे सेठ जी, वो बात ऐसी है कि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आई। अचानक क्या हो गया तेरी बेटी को? सच में बीमार है या काम न करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर घर बैठ गई? नहीं सेठानी जी, आप तो जानती हैं मेरी चंदा कितनी मेहनती है, वो कभी बिना बात के छुट्टी नहीं करती। ठीक है जा जा नाश्ते की तैयारी कर, तेरे सेठ उठ गए। ठीक है सेठानी जी। अगले दिन ना चाहते हुए भी चंदा को काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो काम पर नहीं जाती तो उसकी छोटी बहन को उसकी माँ के साथ जाना पड़ता और वो नहीं चाहती थी कि उसके रहते हुए उसकी छोटी बहन काम करे। वो सेठानी के कमरे में सफाई कर रही होती है, पर तभी पंकज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अरे घबरा क्यों रही हो? मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है, और दूर क्यों जा रही हो? मेरे करीब तो आओ। चंदा घबराई हुई थी, तभी पंकज उसके और करीब आकर जबरदस्ती करने लगता है, तो चंदा उसे धक्का दे देती है, जिससे कि वो टेबल से टकरा जाता है और टेबल पर रखा फूलदान जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ सेठानी और कविता आ जाती है। तो चंदा रोते हुए कविता के गले लग जाती है। क्या हुआ चंदा, तू रो क्यों रही है? हे भगवान, इतना महंगा फूलदान तोड़ दिया, नास पीटी। बेटा तू तो ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? नहीं माँ, मैं तो ठीक हूँ। वो तो सेठानी जी, आपकी बेटी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। माँ, मैं सच कह रही हूँ। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? ये मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगा रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों पंकज? इससे पहले कि पंकज कुछ कहता, तभी वहाँ सेठ आ जाते हैं और पंकज के पसीने छूटने लगते हैं। मैं सच कह रही हूँ सेठ जी, इसीलिए ही मैंने उन्हें धक्का भी दिया। सेठानी, सेठ जी, मेरी बेटी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे ये सब क्या हो रहा है आखिर? अपने पति के वहाँ से जाने के साथ अपने बेटे की चुप्पी देखकर सेठानी समझ जाती है कि चंदा जो कुछ कह रही है वो सच है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो सेठानी चंदा पर ही चोरी का इल्जाम लगा दी। अरे चुप करने कम्मी, एक तो कमरे में आकर चोरी करती है, ऊपर से मेरे ही बेटी पर गलत इल्जाम लगा रही है। चोरी नहीं सेठानी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? झूठ तो ये बोल रही है पिताजी। ये माँ के कमरे में चोरी करने गई थी, जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो ये उल्टा मुझ पर ही गलत इल्जाम लगा रही है। देखा जी, अब क्या हमारा बेटा हमसे झूठ बोलेगा? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में काम करने वाली तुम माँ बेटी ऐसी हरकत करोगी। सेठ जी, हमने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। इसका फैसला तो अब पंचायत में होगा। इस मामले को सेठ गांव की पंचायत में लेकर जाता है, जहां सभी सेठ के परिवार का समर्थन करते हैं
और सजा के तौर पर कविता और उसकी 2 बेटियों को गांव से निकाल दिया जाता है। मजबूर कविता अपनी बेटियों के साथ दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है, जहां वो घर चलाने के लिए अपनी बेटियों के साथ एक चाइनीज ढाबे पर काम करने लगती है। तीनों ही पूरी मेहनत से ढाबे पर काम किया करती। कविता ढाबे पर आए लोगों को खाना परोसती, तो वहीं उसकी दोनों बेटी खाना बनाती और बर्तन साफ करने का काम करती। रोज चाइनीज खाने को बनता हुआ देखकर मीना ढाबे पर मंचूरियन बनाना अच्छे से सीख जाती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ढाबे के मालिक की नजर कविता की दोनों बेटियों के प्रति कुछ ठीक नहीं थी। एक बार मेरी चंदा के साथ जो हुआ, उसे मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ फिर से नहीं होने दे सकती। इस काम से ज्यादा मुझे मेरी बेटियों की फिक्र है। अपनी बेटियों की सुरक्षा के चलते कविता उस ढाबे से अपनी पगार लेकर काम छोड़ देती है और अपनी सालों की जमा पूंजी से एक खेत खरीदती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर फूल गोभी की खेती करती है। अच्छी फसल होने पर वो कुछ फसल मंडी में अच्छे दामों पर बेच देती है, तो वहीं कुछ फूल गोभियों से मीना चाइनीज मंचूरियन बनाती है और अपनी माँ और बहन को खिलाती है। ये तो बहुत ही अच्छे मंचूरियन बनाए हैं तूने मीना। हाँ बेटी, ये बहुत स्वादिष्ट है। माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं मंचूरियन बनाकर बेचना शुरू कर दूं। ये तो अच्छा विचार है, मैं भी इसमें तेरी मदद करूंगी। अब एक तरफ वो फूल गोभी की खेती किया करती, तो वहीं दूसरी तरफ मीना और चंदा मंचूरियन बनाकर बेचने लगते हैं। लोगों को उनके बनाए मंचूरियन बहुत पसंद आते हैं और धीरे धीरे फूल गोभी की खेती और मंचूरियन बेचकर वो अच्छी खासी कमाई करने लगते हैं, जिससे और कुछ समय बाद ही एक अच्छा सा घर खरीदते हैं। साथ ही मंचूरियन की दुकान भी बड़ी कर लेते हैं। इस तरह तीनों माँ बेटी अपनी मेहनत और कड़े संघर्ष से अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले आते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। सब्जियां तो सबको पसंद होती है, पर क्या हो दोस्तों, जब आपकी पसंदीदा सब्जी का गांव हो तो आप उसमें रहना चाहोगे या फिर वहां से भागना चाहोगे? चलिए जानते हैं। देश के किसी कोने में पगलापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहां के लोग आपस में मिलकर रहा करते और लड़ते झगड़ते भी थे। उस गांव की खास बात तो ये थी कि वहां गोभी की पैदावार बहुत अधिक थी। एक दिन झुमरी अपने घर में खाना बना रही होती है, तभी उसका बेटा राजू आकर पूछता है, माँ, क्या बना रहे हो आप? अरे ये भी कोई पूछने की बात है का? आज हम त्योहार खातिर गोभी के पराठे और गोभी का अचार और गोभी का चोखा बनाए हैं। जाओ माँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने गोभी का हलवा तो बनाया ही नहीं। अरे मेरे फूल गोभी जैसे बेटे, काहे नाराज होवत है? तोहरे लिए हमने गोभी पाक मिठाई भी तो बनाई है ना। राजू ये सुनकर खुश होते हुए बच्चों के साथ खेलने निकल जाता है। पगलापुर गांव के लोगों का मानसिक संतुलन तो ठीक था, पर गोभी का संतुलन तो खराब था। वहाँ गोभी की पैदावार बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वहाँ लोग गोभी ही पहनते, गोभी ही खाते और गोभी के ही बने हुए घरों में रहा करते। उसी गांव में धनी राम नाम का एक जमींदार था, जिसने कि अपने बच्चे मोहित को पढ़ने के लिए बचपन में ही शहर भेज दिया था। आज धनीराम बहुत खुश था, क्योंकि धनीराम का बेटा मोहित शहर से गांव वापस आ रहा था, जो कि शहर में एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। ये क्या है मोहित? इतनी सारी गोभी, गोभी के घर, कपड़े, गोभी का झूला। अबे यार, मैं तो खुद इस गांव में बचपन के बाद अब आ रहा हूँ। चलो घर चलकर पिताजी से पूछते हैं। अब मोहित और आशा जैसे ही धनीराम के घर जाते हैं, धनीराम के नौकर दोनों को फूल गोभी की गोभी माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, जो कि बड़ी भारी थी। पिताजी, ये क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? कौन है ये लड़की जो तेरे साथ आई है? जी पिताजी, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं आशा को आपसे मिलवाने ले आया। ये बदबू, ये बदबू। माफ करना, वो गोभी खाने से थोड़ी गैस हो गई थी। धनीराम को आशा पसंद आती है और वो दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे देता है और आशा धनीराम के घर में रहने लगती है। पर सबके गोभी के इस्तेमाल से अब उसे चिढ़ होने लगी थी।
और वो एक दिन मोहित से कहती है, मोहित, मैं इतनी गोभी नहीं खा सकती। हम कैसे साइंटिस्ट हैं, हमें कुछ करना चाहिए। ये लोग तो गोभी के बिना मर जाएंगे। और यू नो व्हाट, आई जस्ट हेट गोभी। अरे आशा, हमको क्या ही लेना, हम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर शहर चले जाएंगे, इतना क्या सोचना। मोहित ये बोलकर चला जाता है, लेकिन वहीं आशा भी बाहर घूमने निकल जाती है और वो देखती है कि धनी राम के घर काम करने वाली झुमरी अपने पल्लू में कुछ छुपाए ले जा रही थी और आशा उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। हेलो मिस, क्या छुपा रही हो? बताओ बताओ, वरना मैं धनी राम अंकल को बता दूंगी। अरे ना मैम साहब, ही ना करना, वरना सेठ जी हम लोगों को गांव से निकलवा देंगे। हमरे मर्द ने शहर से डाक के जरिए हमरे लिए ये आम भेजाया है, इसी को छुपाए रहे। इस गांव में बस गोभी का इस्तेमाल होता है ना, बाकी खाने पर पाबंदी है। अब आप बताइए गोभी कब तक खाएं? हमरा गुलाब जैसा फिगर भी ये गोभी खा खा के गेंदा का बन गया है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? आप लोग गोभी खाते ही क्यों हो? हे गोभी मैया, ये क्या कह दिया आपने? हे गोभी मैया, इको माफ कर देना, इको समझ नहीं है, शहरी छोरी है। झुमरी ये बोलकर आशा को अपने घर में खींचकर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, मैडम, ये मान्यता है कि गांव माँ सूखा पड़ा रहा और तब गोभी माता ने साक्षात प्रकट होकर गोभी उगाने का आशीर्वाद दिया। तब से ना ये गांव में गोभी ही उगत है और आप ऐसे बोलेंगे तो गोभी माता का क्रोध हमें देखने को मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि गोभी पे हाथ से चली जाए। व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको कोई और सब्जी इसी जमीन पर उगा के दिखाऊंगी। वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच? वेट? हमारा वेट ये गोभी खाने से लगता है फिर से बढ़ गया है। गोभी के पराठे तनिक बंद करने पड़ेंगे। आशा अब वहाँ से चली आती है और ये सारी बात मोहित को आकर बताती है, जिसके बाद दोनों बिना किसी को बताए टमाटर के बीज मंगवाते हैं और उसे धनी राम के जमीन पर बो देते हैं, जहाँ कुछ दूरी पर गोभी भी उगी थी। दरअसल धनी राम को भी गोभी बहुत पसंद थी, या यूँ कहें कि गोभी खा खा कर आदत हो गई थी। मोहित और आशा को जमीन में टमाटर के बीज बोते देखकर धनी राम शौक में आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो मूर्खों? जानते हो ना इस गांव पर गोभी माता का आशीर्वाद है। अगर कोई और सब्जी उगाई तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा, और हमारे गांव पर से अगर गोभी माता ने अपना आशीर्वाद हटा लिया तो हम क्या करेंगे? पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप हमें एक बार सब्जी उगाने तो दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी आश्चर्यचकित हुआ तो तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। मोहित और आशा धनी राम की इस बात को मान जाते हैं, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में जमीन पर टमाटर तो नहीं उगते, पर जमीन के पास जो गोभी उगी थी वो भी खराब हो जाती है, जो कि धनी राम ने ही की थी। देखा तुम्हारी वजह से क्या हुआ? टमाटर तो उगा नहीं, हमारी गोभी की फसल भी बर्बाद हो गई। ये बदबू कहाँ से आ रही है? छी! हमसे आ रही है। वो आज सुबह गोभी के पराठे बड़े स्वाद लेकर खाए, इसलिए अब आज के बाद वादे अनुसार तुम लोग गांव में गोभी के अलावा कुछ उगाने की जिद नहीं करोगे, समझे तुम? धनी राम ये बोलकर चला जाता है और तभी बारिश का मौसम भी आता है। मोहित टहलते हुए बिरजू से मिलता है, जो कि उसके पिता के यहाँ काम करता था, और गोभी पर कीड़े लगे देखकर कहता है, अरे काका, ये गोभी पर तो कीड़े लग गए हैं, अब आप इनका क्या करेंगे? अरे करना क्या है, कुछ जानवरों को खिला देंगे और कुछ फेंक देंगे। हम रोज गोभी खाते हैं और जो बच जाती है फेंक देते हैं। ओह, ऐसी बात है। लेकिन ये तो फसलों का नुकसान है। अगर आप इतनी गोभी बर्बाद करते रहोगी तो ये कितना गलत है। आपने इस बारे में कोई कदम उठाने की कभी सोची नहीं क्या? क्या करें साहब, ये सब तो इस मिट्टी का करिश्मा है। बस गोभी की उपज देती है और गोभी खाकर ही हमारा गुजारा होता है। बिरजू ये बोलकर चला जाता है और मोहित कहता है, मिट्टी का करिश्मा? अरे हाँ, याद आया, मिट्टी। मोहित ये बोलकर थोड़ी मिट्टी उठाकर अपनी जेब में भर लेता है और उसे ये करते देखकर दूर से झुमरी कहती है, इस शहर के दोनों लोग बोराए गए हैं। एक मैडम है कि गोभी उगाने की मना करत है,
और इस साहब है कि जेब में मिट्टी भरत है। यार हमको का, हम तो चले अपने घर गोभी की खीर बनाने। मोहित शहर में अपने गांव की मिट्टी को जांच के लिए भेज देता है और जब उसका परिणाम आता है तो खुशी से आशा को आकर बताता है। आशा देखो, मैंने हमारी पगलापुर गांव की मिट्टी को जांच के लिए भेजा था और वहाँ से ये खबर आई है। इसका मतलब तुम्हारे गांव की जमीन में वो मिनरल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं जिससे तुम और भी ज्यादा तादाद में गोभी उगा सकते हो। हे भगवान, इसका मतलब अब तुम्हारे गांव वाले और भी गोभी खाएंगे। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है, अगर हमारी शादी के बाद हमारे मुन्ना मुन्नी की जगह पत्ता गोभी और फूल गोभी हुए तो। क्या आशा कुछ भी सोचती हो? इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में कोई गोभी माता नहीं है, बल्कि हमारी जमीन में वो खनिज है जिसकी वजह से हमारे यहाँ गोभी की तादाद बहुत अच्छी है। अब हमें पूरे गांव वालों को इस बात का एहसास कराना होगा कि गांव वाले सिर्फ गोभी पर निर्भर रहकर अपना जीवन नहीं बिता सकते। मोहित और आशा ठान लेते हैं कि अब वो इस समस्या का समाधान करके रहेंगे, जिसकी शुरुआत आशा झुमरी के घर एक लाल साड़ी पहनकर जाकर करती है। झुमरी जी, मेरी लाल साड़ी तो देखिए, इतनी बढ़िया लग रही है ना। पता है, मेरे पास तो लाल, पीली, नीली सब रंग की साड़ी है, पर मुझ पर तो काला रंग ना ज्यादा जचता है। खैर, आपको क्या पता, आप तो गोभी की साड़ी पहनती हैं, जो कि कभी भी कीड़े लग जाते होंगे। खैर, मैं तो चली। झुमरी आशा की साड़ी देखकर जल भुन जाती है, जिसके बाद वहीं मोहित भी पान खाते हुए धनी राम से कहता है, वाह क्या पान है, खाकर मजा आ गया। इसकी सुपारी, उसका कत्था। पिताजी आप तो पान भी गोभी के खाते होंगे ना? हाँ तो क्या हुआ, गोभी हमारी शान है। हाँ हाँ, जिससे हम सब परेशान हैं। क्या कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं पिताजी, आप खाओ गोभी, मैं तो चला। कुछ दिन में मैं और आशा शहर निकल जाएंगी और आप अपनी गोभी की दुनिया में ही रहना। मोहित जाते हुए एक पान टेबल पर रख जाता है, जिसे मोहित के जाते ही धनी राम खा लेता है। हाय 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 हाय, सालों बाद पान खाया है, वरना गोभी खा खा कर तो ऊब गए थे। एक दिन धनी राम हद से ज्यादा गोभी खाता है और उसे गैस का दर्द उठता है। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, इसीलिए मोहित उसे शहर के अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर बताते हैं, जी देखिए, आप गोभी ज्यादा खाते हैं, जिससे आपके शरीर में एसिड फ्लो बनता है, तो और सब्जियां भी खाइए। डॉक्टर के जाने के बाद धनी राम रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। जब हमारे गांव में गोभी के अलावा कुछ उगता ही नहीं तो खाए क्या? धनी राम के बोलते ही आशा और मोहित एक कागज उसके हाथ में देते हैं। ये लो पिताजी, आपकी समस्या का समाधान। अब क्या मैं कागज खाऊं? नहीं अंकल, ये एक कंपनी है जो कि आपसे गोभी खरीदना चाहती है। आपके गांव की जमीन में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से गोभी की तादाद ज्यादा होती है। अगर आप गोभी को बाहर के लोगों को सप्लाई करेंगे तो उससे आपको पैसे मिलेंगे और आप बाकी के सामान खरीद सकते हैं। हाँ पिताजी, हमें कभी भी एक चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कल को हमारे गांव की फसल में गोभी की अच्छी तादाद ना हुई तो हमें दिक्कत आ सकती है, और आपको ही देखें तो सिर्फ गोभी खाने से कितनी परेशानी हो गई। हाँ मोहित, तुम ठीक कह रहे हो। हमने ही अपने दिमाग में गोभी माता का वहम बैठा लिया था। अब से हमारा गांव कभी भी गोभी पर निर्भर नहीं रहेगा। धनी राम जमींदार होने के नाते अपने पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि अब उनका गांव गोभी पर निर्भर नहीं रहेगा। वो लोग गोभी की खेती तो करेंगे, लेकिन उसका व्यापार बाकी शहरों में भी करेंगे, जिससे जो भी पैसे आएंगे वो उन पैसों से अपनी जरूरतमंद चीजों को खरीद सकेंगे। अब झुमरी नई नई साड़ियाँ पहनने लगती है, तो वहीं धनी राम अब नए नए पकवान खाकर